हेलो दोस्तों। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो लकीरें खींचती हैं इतिहास में और रास्ते बनाती हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने न बड़े कॉलेज में पढ़ाई की, न सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया, लेकिन फिर भी वो बना भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। नाम है धीरू भाई अंबानी। यमन की गलियों से शुरू हुई ये यात्रा मुंबई की ऊंची इमारतों और स्टॉक मार्केट की धड़कनों तक पहुंची। इस इंसान ने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें जीकर दिखाया। द अंबानी स्टोरी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, ये एक सिस्टम से लड़ने वाले सपनेबाज की सच्ची गाथा है। एक ऐसा आदमी जिसने पूरे भारत की बिजनेस सोच को बदल दिया। लेकिन हर ऊंचाई की एक कीमत होती है। इस कहानी में संघर्ष है, चतुराई है, राजनीति है और बहुत कुछ जो दुनिया नहीं जानती। आज हम उसी सच्चाई को उजागर करेंगे। हेमिश मैकडॉनल्ड की लिखी किताब के पन्नों से तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या एक आम आदमी वाकई कुछ भी कर सकता है। हर महान कहानी की शुरुआत एक साधारण जगह से होती है और धीरू भाई अंबानी की कहानी शुरू होती है सन 1932 गुजरात के एक छोटे से कस्बे चोरवाड़ से। एक ऐसा गांव जहां न बड़े सपने थे न बड़े साधन। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल टीचर थे। ईमानदार, सरल लेकिन गरीब। परिवार बड़ा था और पैसों की तंगी रोज की सच्चाई थी। लेकिन उसी तंगहाल माहौल में पला एक लड़का जो एक दिन भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य की नींव रखेगा। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, या जैसा हम उन्हें आज जानते हैं, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई का बचपन आसान नहीं था। वो स्कूल के बाद मंदिर के बाहर पकौड़े बेचते थे ताकि घर का कुछ खर्च निकल सके। लेकिन तभी उनके मन में एक बीज बोया गया, मुझे बड़ा बनना है। एक बार उनके शिक्षक ने कहा था, धीरू, तुम बहुत तेज हो लेकिन सपने मत देखो, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ मजदूरी के लिए बने हैं। और उस दिन धीरू भाई ने मन ही मन सोच लिया, मैं वो करके दिखाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए, 16 साल का एक लड़का विदेश की जमीन पर, जेब में पैसे नहीं पर आंखों में सपने थे। किताब का ये अध्याय न केवल हमें धीरू भाई के शुरुआती संघर्ष से जोड़ता है, बल्कि ये बताता है कि किसी भी सफलता की जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी होती हैं। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर मन में आग हो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। लेकिन यमन में एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने धीरू भाई के सोचने का तरीका ही बदल दिया। क्या था वो वाकया और कैसे एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का दुनिया का सबसे शातिर व्यापारी बना। हर सफल आदमी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जो उसकी सोच, उसका नजरिया और उसकी पूरी दिशा ही बदल देता है। धीरू भाई के लिए वो मोड़ आया यमन में एक छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करते हुए। वहां की तपती धूप और रेत के बीच जो चीज सबसे तेज जल रही थी वो थी धीरू भाई की एम्बिशन। पेट्रोल बेचते बेचते वो ग्राहकों की बातें गौर से सुनते थे, पर ध्यान तेल पर नहीं। दिमाग चलता था बाजार और मुनाफे की तरफ। 1950 के दशक में यमन एक ट्रेडिंग हब बन रहा था। यही वो वक्त था जब धीरू भाई ने पेट्रोल पंप की नौकरी से आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने वहां एक गुजराती व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया। वहीं से उनकी बिजनेस माइंडसेट की असली शुरुआत हुई। वो समझ गए थे कि बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है मार्जिन का जादू, यानी बाय लो सेल हाई। सस्ता खरीदो, मुनाफे में बेचो। एक बार उन्होंने सिर्फ 500 रुपये के कॉटन यमन से खरीदकर भारत भेजे और जब पैसा दुगना होकर लौटा तो धीरू भाई ने समझ लिया कि खेल अब शुरू हुआ है। धीरू भाई की खासियत थी, वो बाजार की नब्ज पकड़ लेते थे। उन्हें ये समझ आने लगा कि पैसा सामान से नहीं, सही टाइमिंग और सही जानकारी से कमाया जाता है। धीरू का मंत्र था, इंफॉर्मेशन इज पावर। हेमिश मैकडॉनल्ड बताते हैं कि कैसे धीरू भाई ने सीखा कि बिजनेस में जो सबसे पहले खबर पकड़ लेता है वो ही सबसे आगे रहता है। इसलिए धीरू हमेशा अखबार पढ़ते, व्यापारियों से बात करते और हर छोटी बड़ी खबर को जोड़कर बड़ी तस्वीर बनाते। 1958 में यमन की जमीन छोड़ते हुए उनके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन था एक बड़ा सपना, अपनी ट्रेडिंग फर्म खोलना। और यही सपना उन्हें मुंबई खींच लाया। कई लोग विदेश जाते हैं अमीर बनने, पर धीरू भाई विदेश से सीख लेकर आए ताकि अपने देश में
अमीर बन सकें। धीरू भाई अंबानी का असली साम्राज्य यमन की गलियों से नहीं, उनके दिमाग और नज़रिए से खड़ा हुआ था। वो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते थे, वो खुद का नाम, खुद की पहचान, खुद की दुनिया बनाना चाहते थे। अब धीरू भाई मुंबई लौट चुके थे। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन दिमाग में करोड़ों के आइडियाज़ थे। तो चलिए जानते हैं कौन से संघर्ष और चालाकियां थीं जो रिलायंस की पहली ईंट बनी। मुंबई, ये वो शहर है जो या तो सपनों को जन्म देता है या फिर उन्हें कुचल देता है। जब धीरू भाई अंबानी मुंबई लौटे तो उनके पास ना दफ्तर था, ना बड़ा पैसा, ना कोई नाम, बस एक सपना था, भारत का सबसे बड़ा व्यापारी बनने का सपना। धीरू भाई ने मुंबई के मस्जिद बांद्रा इलाके में नरसिनाथ स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से। उनके पास ना कर्मचारी थे, ना बड़ी पूंजी, लेकिन था एक अद्वितीय व्यापारिक दृष्टिकोण। ऑफिस में सिर्फ एक टेबल थी, सामने बैठने वाला ही उनका ग्राहक भी होता और कर्मचारी भी। शुरू में उनके साथ सिर्फ एक आदमी था, चंपकलाल दमानी। उन्होंने कपड़े के छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए और पॉलिएस्टर यार्न का बिजनेस भी शुरू किया। उन्हें समझ था कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य बहुत बड़ा है और वो चाहते थे कि भारत कपड़ा बेचने वाला देश नहीं, कपड़े बनाने वाला देश बने। इसीलिए उन्होंने विदेशी कंपनियों से पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करना शुरू किया। धीरू भाई का मानना था, ट्रस्ट का कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन जब भरोसे से डील करो तो सामने वाला खुद रिस्क ले लेता है। और यहीं से उन्होंने कारोबार में क्रेडिट सिस्टम को अपनाया, बिना पैसे दिए माल लेना और समय पर भुगतान करके भरोसा जमाना। जल्द ही उनके और चंपकलाल दमानी के बीच सोच में टकराव होने लगा। धीरू भाई रिस्क लेने के लिए तैयार थे, लेकिन चंपकलाल कंजर्वेटिव थे। आखिरकार 1965 में ये साझेदारी टूट गई और फिर धीरू भाई ने अकेले अपने दम पर रिलायंस को आगे बढ़ाया। धीरू भाई ने बॉम्बे के कपड़ा मार्केट के ब्रोकर्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। वो कहते थे, अगर बाजार के राजा तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारा माल कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने उन्हें बेहतर मुनाफा, समय पर पेमेंट और सम्मान दिया। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा कारोबार में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। धीरू भाई अंबानी ने भारत के ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम को नए तरीके से खेला। वो ना सिर्फ सपने देखते थे, बल्कि वो उन्हें सिस्टम बनाकर, लोगों को साथ लेकर और दिमाग से जीते थे। धीरू भाई ने विमल ब्रांड को लॉन्च किया, जिसका स्लोगन था ओनली विमल। ये ब्रांड पूरे देश में एक पहचान बन गया। रेलवे स्टेशन से लेकर टीवी विज्ञापनों तक हर जगह ओनली विमल गूंजने लगा। अब धीरू भाई की पहचान बन चुकी थी, मगर असली सपना था पब्लिक कंपनी बनाना, शेयर मार्केट में उतरना। बिजनेस में मुनाफा कमाना सब जानते हैं, लेकिन मुनाफे को हजारों लोगों में बांटना और सबको सपनों की साझेदारी देना, ये सिर्फ धीरू भाई अंबानी जानते थे। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि लाखों भारतीयों का आत्मविश्वास है। लेकिन ये बदलाव एक रात में नहीं आया। 1977, वो साल जब धीरू भाई ने एक ऐसा काम किया जो उस दौर में किसी बड़े व्यापारी ने सोचा भी नहीं था, अपनी कंपनी को पब्लिक करना। उन्होंने रिलायंस को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया और पहली बार आम भारतीयों को दिया एक मौका। अब तुम सिर्फ ग्राहक नहीं, कंपनी के मालिक भी हो। जब रिलायंस का पहला आईपीओ आया, तब आम जनता के मन में शेयर मार्केट के लिए भय और भ्रम दोनों थे, लेकिन धीरू भाई ने इसे बदला। उन्होंने गांव-गांव में लोगों को समझाया कि ये कोई जुआ नहीं, बल्कि आपके भविष्य की पूंजी है। रिलायंस सिर्फ मेरी नहीं, अब देश की है। ये उनका संदेश था। इस तरह रिलायंस ने देश के लाखों लोगों को अपने सफर में शामिल किया। लोगों ने भरोसा दिखाया और रिलायंस का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। हजारों लोगों ने पहली बार शेयर खरीदे और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि शेयर बाजार सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता, आम जनता के लिए भी है। धीरू भाई सिर्फ शेयर बेचते नहीं थे, वो अपने शेयरधारकों को इज्जत देते थे। हर साल एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग बड़े मैदानों में होती थी। शेयर होल्डर को मिठाई के डिब्बे, टी शर्ट और गिफ्ट्स मिलते थे। वो हर फैसले में उन्हें शामिल करते थे जैसे वो परिवार हों। मैं रिलायंस को इस देश की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनाना चाहता, मैं इसे हर भारतीय की अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ। लेखक साफ तौर पर बताते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने
भारत की पूंजीवादी प्रणाली में एक जनता केंद्रित मॉडल जोड़ा। उन्होंने बिजनेस को एक्सक्लूसिविटी से मास मूवमेंट में बदला। यही वजह है कि आज भी रिलायंस का शेयर आम आदमी की उम्मीदों की तरह बैंक के एफडी से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। एक किसान जिसने 1000 रुपए का शेयर खरीदा था, 10 साल में उसका मूल्य 2 लाख हो गया। उसने अपने बेटे को उसी पैसे से इंजीनियरिंग करवाई। धीरूभाई ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने सपने सींचे। रिलायंस अब जनता की कंपनी बन चुकी थी, पर जब कंपनी बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। अब शुरू हुई वो लड़ाई जहां धंधा नहीं, सियासत, सत्ता और सिस्टम से मुकाबला था। जब कोई बिजनेस बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है तो सिर्फ ग्राहक नहीं, दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। और जब वो बिजनेस एक ऐसा आदमी चला रहा हो जो हर सिस्टम को अपने तरीके से खेलना जानता हो, तो टकराव तय है। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में लाइसेंस राज का जमाना था। कोई भी बड़ा बिजनेस बिना सरकारी मंजूरी के आगे नहीं बढ़ सकता था। धीरूभाई ने ये जल्दी समझ लिया और उन्होंने सरकारी अफसरों, मंत्रियों और पॉलिसी मेकर्स से रिश्ते बनाना शुरू किया। लेकिन उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं था, वो नीतियों को प्रभावित करने की ताकत रखते थे। उस दौर में इंडस्ट्रियल वॉर भी शुरू हो गए थे और इस दौर का सबसे चर्चित टकराव था धीरूभाई अंबानी बनाम नुस्ली वाडिया, बॉम्बे डाइंग। नुस्ली वाडिया उस समय भारत के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे। उन्हें लगा कि धीरूभाई सरकार की मिलीभगत से व्यापार में अनुचित बढ़त ले रहे हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और मीडिया का सहारा लेकर रिलायंस के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस झगड़े ने अखबारों की हेडलाइंस में जगह बना ली। रिलायंस पर आरोप लगे टैक्स चोरी, अवैध इंपोर्ट और नियमों के उल्लंघन के। लेकिन धीरूभाई ने पीछे हटने की बजाय जनता और शेयरधारकों को साथ लेकर लड़ाई लड़ी। जिस कंपनी को आम आदमी ने खड़ा किया हो, उसे कोई अखबार, कोई मंत्री, कोई अफसर नहीं गिरा सकता। एजीएम में हजारों लोग उमड़ पड़ते, हर शेयर होल्डर अपने पैसे के साथ। अब रिलायंस का सिपाही भी बन गया था और ये रिलायंस का सबसे बड़ा हथियार था। धीरूभाई का सबसे बड़ा कमाल ये था, उन्होंने भारतीय बिजनेस का चेहरा बदला। उन्होंने दिखाया कि बिजनेस में राजनीतिक समझ, लॉबिंग और मास सपोर्ट, तीनों का उपयोग करके कैसे व्यवस्था को अपने पक्ष में किया जा सकता है। एक बार जब इनकम टैक्स विभाग ने रिलायंस के ऑफिस पर छापा मारा तो धीरूभाई ने कहा, अगर मैं गलत हूं तो सजा दो, लेकिन अगर मैं सही हूं तो देश को नुकसान मत होने दो। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक रणनीति, रिश्ते और रुख का खेल भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर लोगों का भरोसा आपके साथ है तो सिस्टम भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब रिलायंस राजनीति, अफसरशाही और मार्केट तीनों पर छा चुका था। लेकिन क्या कोई साम्राज्य बिना उत्तराधिकारी के टिक सकता है? जब धीरूभाई की तबीयत बिगड़ने लगी तब सवाल उठा, कौन बनेगा रिलायंस का अगला मुखिया? हर साम्राज्य की एक नींव होती है और हर नींव रखने वाले को एक दिन पीछे हटना पड़ता है। पर क्या हर उत्तराधिकारी उस नींव को संभाल पाता है, या फिर विरासत बन जाती है बंटवारे की वजह? 1990 के दशक के अंत में धीरूभाई की तबीयत गिरने लगी। 1996 में उन्हें पहला स्ट्रोक आया और फिर 2002 में दूसरा। उनके जाने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह था, रिलायंस की कमान किसे सौंपी जाए। 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी, शांत, टेक्निकल, दूरदर्शी। अनिल अंबानी, करिश्माई, मीडिया फ्रेंडली, तेज तर्रार। धीरूभाई ने दोनों को साथ रखा, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर ये नहीं बताया कि असली उत्तराधिकारी कौन होगा। यहीं से शुरू हुआ एक अदृश्य संघर्ष। 2002 में जब धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ, पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो अब एक दिग्गज प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। लेकिन उनके जाते ही रिलायंस के अंदर तूफान उठने लगा। कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की लड़ाई अब मीडिया की सुर्खियों में आने लगी। भाई भाई में दूरियां बढ़ीं, एक दूसरे पर इल्जाम, दबाव और नियंत्रण की लड़ाइयां शुरू हो गईं। अब बंटवारा एक जरूरी फैसला बन गया। 2005 में कोकिलाबेन अंबानी, धीरूभाई की पत्नी, ने मां के नाते दोनों बेटों के बीच समझौता करवाया। मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी, तेल और गैस।
अनिल अंबानी को मिला। रिलायंस कम्युनिकेशंस, एनर्जी, एंटरटेनमेंट और फाइनेंस बिजनेस। यह बंटवारा शांतिपूर्ण था, लेकिन उसने रिलायंस साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। मुकेश अंबानी ने पिता की तरह दीर्घकालिक सोच अपनाई। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की ठानी। 2016 में उन्होंने जियो लॉन्च किया और भारत में डिजिटल क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि धीरूभाई की सीख सिर्फ बीते जमाने की चीज नहीं थी, बल्कि वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है। वहीं अनिल अंबानी का सफर कठिन रहा। उनके प्रोजेक्ट्स में रफ्तार थी, लेकिन कई बार योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं। कर्ज, कानूनी मुद्दे और मार्केट के उतार चढ़ाव ने उनका ग्राफ नीचे कर दिया। और ये चीज़ें हमें सिखाती हैं, सिर्फ विरासत नहीं, विजन और अनुशासन ही असली ताकत होती है। धीरूभाई अंबानी ने जो साम्राज्य खड़ा किया वो सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति, दृष्टिकोण और सिस्टम को बदलने की ताकत का प्रमाण है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विरासत पाना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। व्यवसाय में भावना से ज़्यादा ज़रूरी होती है योजना, राजनीति, मीडिया और सिस्टम। इन तीनों को समझे बिना कोई बड़ा नहीं बनता। टेक्नोलॉजी और नवाचार से जुड़कर ही आप भविष्य बना सकते हैं। धीरूभाई हमेशा कहते थे, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। बड़ा सोचो लेकिन योजना बनाकर चलो। रिश्तों की ताकत को समझो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। बिजनेस में नेटवर्क ही नेटवर्क होता है। हार मत मानो, सिस्टम को समझो। अगर आपको रास्ता रोकता है तो या तो रास्ता बदलो या सिस्टम में घुसकर उसे सुधारो। एक विजन रखो, लेकिन उसे छोटे छोटे एक्शन में तोड़ दो। आज का एक कदम कल का साम्राज्य बन सकता है। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी की कहानी नहीं है। ये उस जुनून की कहानी है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव के उस सपने देखने वाले नौजवान के दिल में है, जिसने कभी झोपड़ी में बैठकर आसमान की ओर देखा था। अगर एक तेल बेचने वाला लड़का अरबों का बिजनेस खड़ा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। धीरूभाई अंबानी ने दिखा दिया कि कोई भी इंसान कितने भी छोटे गांव से, कितने भी साधारण परिवार से क्यों ना हो, अगर वो बड़ा सोचता है और सच्ची मेहनत करता है तो कुछ भी असंभव नहीं। याद रखिए, जो हालातों से नहीं डरता वो इतिहास बदलता है। सपने सब देखते हैं, लेकिन हकीकत वही बनाता है जो थक कर भी रुके नहीं और झुक कर भी झुके नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा, अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी कुछ जगा दिया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची, संघर्षपूर्ण और सफलता से भरी कहानियाँ। धन्यवाद।